हरे कृष्णा। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था जो था एंट्रोपी का पार्ट 3, जिसमें हमने टाइम ट्रैवलिंग को भी कवर किया कि किस प्रकार से एंट्रोपी हमें एक्सप्लेन करता है कि टाइम ट्रैवल क्यों पॉसिबल नहीं है। और उसमें हमने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी जो हमने देखा था कि अगर एक इंसान है, उसका पोता फ्यूचर से आकर अगर उसे मार दे तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अगर दादा पहले ही मर चुका है पास में तो फिर उसके पोते ने उसे मारा कैसे, वो पैदा कैसे हुआ अगर उसका दादा अपनी यूथ में ही मर गया था। तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी हमने देखा। जिसने नहीं देखा है वो डिटेल में जाके देख सकता है। 30 मिनट्स का वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ लॉ पे। फोर्थ तो होता नहीं है, बट क्योंकि कलयुग के जीव हैं, दे आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। तो एक चौथा लॉ है जो उन्होंने बाद में डिस्कवर किया था, मगर क्योंकि वो चाहते थे कि वो सबसे पहले रखे, और क्योंकि वो लॉ भी इतना कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब लॉ सिग्निफिकेंट है बट हाँ उसका कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं है, कुछ बस बोलना ज़रूरी था फॉर्मेलिटी के लिए तो बोल दिया, इसलिए उसका नाम रखा है ज़ीरोथ लॉ। क्योंकि 0 1 2 3 चालू होता है ना, उनको 1 2 3 4 नहीं करता था, तो 1 के भी पहले डालना था, तो 1 के पहले 0 है इसलिए 0 नाम रख दिया, ज़ीरोथ लॉ। अब आगे चलते हैं। तो थर्ड लॉ क्या कहता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ना ही तो हम डेफिनेशंस पर जाएंगे, ना ही तो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस पर जाएंगे। लेमन लैंग्वेज में उसे प्रिंसिपल ऑफ अनअटेनेबिलिटी भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है अनअटेनेबिलिटी, यानी उसे स्पर्श ना कर पाना, या फिर वहाँ तक पहुँच ना पाना, या फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त ना हो पाना या कर पाना, उसको बोलते हैं अनअटेनेबिलिटी। अटेन करना यानी वहाँ तक पहुँचना या वो चीज़ एग्जीक्यूट कर देना, परफॉर्म कर देना। अन यानी नहीं कर पाना, तो अनअटेनेबिलिटी प्रिंसिपल है ये। ऐसी अवस्था, ऐसा फिनोमिनन जो कभी संभव ही नहीं है, जो ऑकर ही नहीं हो सकता, ना किया जा सकता है, ना ही तो नेचुरली ना ही आर्टिफिशियली। पर क्या कौन सा फंक्शन नहीं किया जा सकता? उनका सीधा सा कहना है जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जो सबसे ठंडा है, दैट इज़ 0 केल्विन। और सेल्सियस में अगर हम देखें तो -270 समथिंग समथिंग आता है, 73 74, या थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो -270 डिग्री सेल्सियस समथिंग कुछ है, और 0 केल्विन उसे कहते हैं। तो ये टेम्परेचर कभी भी अटेन नहीं किया जा सकता। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका थर्मोडायनेमिक्स से और हमारे ईश्वर से क्या संबंध? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स है ना, हीट से रिलेटेड सारे सिद्धांतों को समझाता है। तो इसीलिए हीट का ऑपोजिट है ठंडक, इसलिए वो भी उसमें इंक्लूड हो ही गया। थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना है कि कभी भी आप एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी उतने ठंडे टेम्परेचर को किसी भी अवस्था में ब्रह्मांड में कहीं भी अचीव ही नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, ना ही तो किसी मैकेनिज़्म से, मशीन से, ना ही तो नेचुरली। ऐसा भी नहीं है कि कल को कोई फ्यूचर मशीन बन जाएगी ऐसी जो वो टेम्परेचर अचीव कर ले, आज नहीं है, नहीं, नेचर इसको अलाउ ही नहीं करता। तो ये सिद्धांत है अनअटेनेबिलिटी का। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे देखते हैं, पहले तो इसका यूज़ समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है और हमारा लेना देना क्या है इससे। देखिए, फॉर एग्जांपल गैस है, इवेपोरेटेड है, ठीक है, एयर है। अब उसमें हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसमें ना मूवमेंट भी ज़्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है, स्प्रेड होने की टेंडेंसी ज़्यादा है हवा में। अब उसे हवा को थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए तो वो पानी बन जाएगा। अच्छा, फ्लूइडिटी उसमें अभी भी है, वो अभी भी फ्लो कर रहा है, बट फिर भी एक यूनिफॉर्म एक ऑब्जेक्ट नहीं कहूँगा मैं उसे, एक पदार्थ हो गया, वो एक तरह का द्रव्य हो गया, द्रव्य यानी फ्लूइड, जिसका आप एटलीस्ट स्पर्श कर सकते हो, और वो हवा जितना ज़्यादा नहीं फैल रहा है। हवा किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैलती है, बट वाटर हवा के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा हैवी और ज़्यादा ऑर्डर में रहने वाली चीज़ है। पानी को आप कटोरी में डाल दो, वो उसका शेप ले लेगा, हवा उसके बाहर भी जाता है, हवा ऐसी है। तो पानी कंपैरेटिवली थोड़ा कम फैलती है, तो होगा क्या कि जैसे ही हमने हवा में से हीट कम कर दी, उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया, तो वो हल्का सा ऑर्डर में आ गई और उसके अंदर से मोमेंट, चंचलता कम हो गई। अब होगा क्या कि पानी में से आप और हीट निकाल दो। हीट निकालने का मतलब क्या, आपने उसको ठंडा किया, ठंडा किया तो पानी के साथ क्या होगा कि वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बर्फ़ क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, तो अगेन उसमें से डिसऑर्डरनेस और कम हो गया। जो पानी जो फैल रहा था, बर्फ़ फैलेगी नहीं, बर्फ़ एक जगह रखी रहेगी, तो बर्फ़ स्टिल ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा लेना देना ये है इस चीज़ से, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट स्टिलनेस तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उसे वो टेम्परेचर टच कराने के लिए अनंत एनर्जी चाहिए। होता क्या है ना कि बर्फ़, बाहर से बर्फ़ बन गई आपको दिख रहा है, बट बर्फ़ के अंदर ऐसा भी कुछ है जो उसे रोक के रख रहा है और ठंडा ना होने से।
क्योंकि बर्फ़ में भी लेवल्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ सारी बर्फ़ सेम ही है, कोई ज़्यादा ठंडी बर्फ़ भी होती है, ज़्यादा कड़क भी होती है, और थोड़ी कोई कम कड़क भी होती है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जो थोड़ी कम कड़क बर्फ़ है ना, वो उतनी भीतर से बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, उसके अंदर अभी भी हीट पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। होता क्या है, उसे और ठंडा करने के लिए हम उसे और ठंडे एनवायरनमेंट में डालते हैं, तो उसके अंदर की हीट धीरे धीरे और रिलीज़ होती है और रिलीज़ होती है। बट फिज़िक्स का ये लॉ है, फिज़िक्स का ये नियम है, आप उसको कितने भी ठंडे एनवायरनमेंट में रख दो, ऐसा ठंडा एनवायरनमेंट संभव ही नहीं है जो अंदर से 100% हीट निकाल दे। संभव ही नहीं है। हीट का कुछ अंश, एनर्जी का कुछ अंश रह ही जाएगा उस बर्फ़ में। हालांकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, क्योंकि हमारे लिए तो वो बर्फ़ भी सेम है, वो बर्फ़ भी सेम है, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमंस को जितनी ठंडी और कड़क बर्फ़ की ज़रूरत होती है वो ऑलरेडी अचीवेबल है, -5-10 डिग्री मैक्सिमम सेल्सियस। तो उतना 270 तक तो हम वैसे भी नहीं जाते, हमारे किसी काम की भी नहीं है, हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। बट फिज़िक्स का ये नियम है कि 0 केल्विन तक वो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसको निकालने के लिए अनंत काल तक स्टेप्स चाहिए, अनंत काल तक एनर्जी चाहिए, आपको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, और इनफाइनाइट वो टाइम तक वो हटती रहेगी, फिर भी कम ख़त्म नहीं हो पाएगी। क्योंकि बर्फ़ भी क्या है, एटम्स, और एटम्स के अंदर क्वांटम मूवमेंट्स होते ही रहते हैं। इसका पर्पस क्या था कि अंदर के सारे पार्टिकल्स, बाहर के पार्टिकल्स एकदम स्टिल हो जाए। अब बाहर के पार्टिकल्स तो स्टिल हो गए, बर्फ़ एकदम हार्ड हो गई, एकदम हार्ड एज रॉक, वो हो गई, नो डाउट। बट अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं फ्रीली, कुछ ना कुछ चल रहा है मोमेंट अंदर। तो जब तक वो मोमेंट चलता रहेगा, तब तक उसको ये नहीं माना जाएगा कि इसमें से हीट गायब हो गई पूरी तरह, कुछ अंश बचा रहेगा। जिस क्षण वो भी हो गया, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपनी मूवमेंट बंद नहीं करते कभी भी, वो पार्टिकल ही कोलैप्स हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि हमेशा कभी भी 0 डिग्री केल्विन अचीव ही नहीं हुआ। जिस क्षण वो अचीव हो गया, वो चीज़ ऑब्जेक्ट रहेगी ही नहीं, वो ब्लास्ट हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही कोलैप्स कर गया, फिर टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि कभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी एब्सोल्यूट ठंडा अचीवेबल नहीं है। अब ये हमारे क्या काम का, आइए देखते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा एंट्रोपी का, तो आपको पता होगा कि एंट्रोपी में हमने कवर किया था कि युग दर युग हर बार यूनिवर्स है ना कमज़ोर होता जाता है। यानी एक चीज़ हमने वो टी शर्ट वाला एग्जाम्पल लिया था, या कुछ तो गारमेंट वाला एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा। एक टी शर्ट एक जगह से फट गई, तो आपने उसको वहाँ से सील के रफू कर दिया, दूसरी जगह से फट गई, दोबारा रफू कर दिया, सेम जगह से दोबारा फट गई, आपने फिर रफू कर दिया। जितनी बार आप रफू करते जाएंगे ना, उतनी बार उस टी शर्ट की क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट लॉट का जो प्रोडक्ट था वो फर्स्ट जैसा ही रहता है। एक बार डैमेज हो गया तो हो गया। अरे फटना तो फिर भी बहुत बड़ी बात होती है। एक बार आप कोई नई टी शर्ट खरीद के ले आते हो, उसे धो भी लोगे ना 2 बार, तो पहली बार जब उसे धोया था उसमें फ़र्क होगा, चौथी बार जब उसे धोया उसमें फ़र्क होगा। वो उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होती रहेगी, एंट्रोपी उसे अपना शिकार बनाती रहेगी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्वालिटी हर चीज़ की, चाहे गारमेंट की हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की हो, चाहे ओवरऑल यूनिवर्स की हो, हमारे प्लैनेट अर्थ की हो, क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होती रहती है। जैसे जनरेशन बाय जनरेशन हम भी देख रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आज से जो 2000 साल पहले जो ह्यूमंस थे, वो इनका बिल्ड उतना रफ़ एंड टफ़ था, उतना रफ़ एंड टफ़ आज से 500 साल पहले वालों का नहीं था, और आज से 500 साल पहले वालों को जितना था आज हमारा बिल्कुल नहीं है। आगे की जनरेशन और कमज़ोर पैदा हो रही है। तो एंट्रोपी अपना शिकार हर चीज़ को बनाती है, ब्रह्मांड को भी बना रही है। एक पॉइंट आता है कि कोई चीज़ है ना दोबारा रिप्रोड्यूस करने लायक बचती नहीं है। ह्यूमंस आगे चल के श्रीमद् भागवतम के हिसाब से आगे चल के इतने ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाएंगे कि एक 25-30 साल का व्यक्ति बूढ़ा कहलाएगा। आप सोचिए, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर करके इतनी ज़्यादा क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, ये इतना एक्सप्लॉइट कर लेंगे अपने आप को कि एक 25-30 साल का आदमी भी बुढ़ा कहलाएगा। यही हाल यूनिवर्स का होता है। आप देखिए, सतयुग बहुत अच्छा था, सनातन शास्त्रों में कहा यही है, सतयुग बहुत अच्छा था और बड़ा था सबसे। उससे डिग्रेड हुआ त्रेता, छोटा हुआ, और डिग्रेड हुआ द्वापर, और छोटा हुआ कलयुग, 4,32,000 साल केवल। तो यहाँ पे ये है, सेम चीज़ यूनिवर्स के साथ भी हो रही है।
यूनिवर्स बन के बिगड़ के मनवंतर कल्प ये सारे बन के एक दिन ये हाल हो जाएगा कि वापस फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। ये टी शर्ट यूनिवर्स की इतनी बार रफू हो चुकी होगी कि अब ये फट जाएगी। अच्छा, तो जब टी शर्ट फट जाती है तो फिर उसका करना क्या है? हम यहाँ पे तो पोछा मार के उसे ख़त्म कर देते हैं, फिर फेंक देते हैं, बट यूनिवर्स को कौन पोछा मार के फेंकेगा? यूनिवर्स का तो कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि जो नास्तिक फिलॉसफी है उनके पास कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। उनके हिसाब से यूनिवर्स अल्टीमेटली जाके कोलैप्स कर जाएगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा और चीज़ें बस स्टिल रह जाएंगी। ना कोई नया प्लैनेट अर्थ और उस पर लिविंग बींग्स बनने लायक कोई स्थिति उत्पन्न हो पाएगी, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है बार बार रिपीटेडली बन के बिगड़ के इतनी ज़्यादा बार वो बन के बिगड़ जाएगी कि अब उसमें और दोबारा बनने की क्षमता ही नहीं बचेगी। और वो बिगड़ भी इस कदर बिगड़ गई है कि अब वो वापस उठ नहीं पा रही है और बिगड़ने को कुछ बचा नहीं है। इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ है ना, कि एब्सोल्यूट जीरो तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, कि एकदम यूजलेस भी नहीं हो पा रहे हैं, और ऑर्डर में तो वैसे ही नहीं है, हम बीच में लटक के रह जाएंगे। और ये बीच में लटकने वाली जो अवस्था है ना यूनिवर्स की, ये किसी के काम नहीं आती। जड़ प्रकृति है, जड़ मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिविंग बींग्स हैं, वो एग्जिस्ट कर नहीं पाएंगी क्योंकि उनके लिए अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ही नहीं है। जितनी भी 84 लाख यूनि अवेलेबल है, उनके लिए ये एनवायरनमेंट सूटेबल है ही नहीं कि वो यहाँ पे रह जाएं। अनदर थिंग, तो यूनिवर्स अपने आप में पर्पसलेस हो गया। अब ये चीज़ नास्तिक एक्सेप्ट नहीं करते, बट हाँ, हमारे सनातन शास्त्रों में यही कहा गया है, और इसीलिए ईश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर ने और सनातन शास्त्रों में क्लियरली कहा गया है इस ब्रह्मांड के भौतिक संसार के होने के सिर्फ 2 कारण हैं। पहला कारण कि जीव यहाँ जो भोग करने आए हैं, वो ईश्वर का त्याग करके जो यहाँ पे भोग करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भोग करने का अरेंजमेंट किया जाए 5 सेंसेस द्वारा। वो जो भी भोग करना चाहते हैं, चाहे किसी का स्पर्श करके, कुछ चख के, कुछ सुन के, कुछ सूंघ के, कुछ देख के, इन 5 मीडियम्स के माध्यम से उन्हें भोग करने दिया जाए। पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, जो मुमुक्षु हैं, जो ये समझ गए हैं कि नहीं ईश्वर ही हमारा परम लक्ष्य है, तो उन्हें मोक्ष के साधन प्रोवाइड कराए जाए कि हाँ, आप ऐसे ऐसे कर लो, आप ये कर लो, मनुष्य योनि में आप ये करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, इस जन्म मृत्यु की टॉक्सिक साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। ये 2 प्राइमरी पर्पस है इस यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने के। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा तो इस यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने का कोई कारण नहीं बचता। इसीलिए ईश्वर के बिना थर्मोडायनेमिक्स ही हमें सिखाता है कि ईश्वर के बिना ना ही तो यूनिवर्स बन सकता है, एंट्रोपी अलाउ करती नहीं, एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर। तो ईश्वर ही इसे अपनी विल, इंटेलिजेंस और पावर के थ्रू ऑर्डर में लाते हैं, और जब ये इवेंचुअली डिसऑर्डर में चली जाती है तो इसे एंटायरली एनिहिलेट, इसे गायब करने का काम वो भी ईश्वर करते हैं, क्योंकि ईश्वर के बिना ये संसार गायब भी नहीं हो सकता। कभी आपको लगे नहीं गायब तो हो ही जाता है ना अपने आप, एंट्रोपी तो नष्ट कर ही देती है, एंट्रोपी बस डिसऑर्डर में लगे छोड़ देती है, और वो डिसऑर्डर यूजलेस तरीके से पड़ा रहता है। बस वो कचरा है, फैला हुआ कचरा है, वो पड़ा रहता है जो किसी के काम नहीं आता। और इसीलिए उस पड़े हुए कचरे को ईश्वर पूरी तरह से साफ कर देते हैं और फिर से एक नया कचरा मिला के देते हैं जो हमें दिखने में अच्छा लगता है, जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। वही हमें पेड़ पौधों वाला जंगल फिर से लाके देते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, हम कलयुग में आते आते उसको कंक्रीट का जंगल बना देते हैं, और फिर लास्ट में वो भी ख़त्म हो जाता है। सेम यही साइकिल हर यूनिवर्स में रिपीट होती है। ये टास्क कंप्लीट करते हैं भगवान महाविष्णु, जिन्हें वेदों में पुरुष या फिर विराट के रूप में एड्रेस किया गया है। श्रुतियों में उन्हें विराट या पुरुष के रूप से एड्रेस किया गया है, और स्मृतियों में एक्सप्लेन किया गया है कि कौन है ये विराट पुरुष। ये हैं भगवान महाविष्णु, जो ये यूनिवर्स को बनाने की प्रक्रिया में जो योगदान देते हैं और इसे अपने अंदर वापस संभाल लेने में जो योगदान देते हैं। ये ड्यूटी है उनकी, ये काम करते हैं वो। उनके बिना ना ही तो बन सकता है, ना ही तो फिर गायब हो सकता है। यूनिवर्स अपने आप से सिर्फ डिसऑर्डर में आता है। डिसऑर्डर में आना अलग होता है और टूट के गायब हो जाना अलग होता है, दोनों बातों में अंतर है। एंट्रोपी हमें क्या सिखाती है, बस आपने कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की तो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, वो गायब नहीं हो जाएगी। तो गायब करने का काम ईश्वर है, और ईश्वर गायब करते ही हैं, क्योंकि ईश्वर के पास उसको छोड़ देने का कोई पर्पस नहीं बचा ना।
ना मोक्ष लोग ले पा रहे हैं, ना भोग कर पा रहे हैं। लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मोक्ष और भोग का क्या आया ही नहीं सवाल। इसीलिए ईश्वर उस ब्रह्मांड को फिर गायब ही कर देते हैं। अच्छा, ये थियरी, ये एक इटर्नल फैक्ट है, ये आप किसी भी बड़े फिजिसिस्ट से आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि यूनिवर्स अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। ये जो बिग क्रंच या फिर बिग बाउंस की जो थियरी है ना, ये एकदम बकवास है, एकदम बकवास है। ये बिग क्रंच बिग बाउंस एक लिमिट तक ही संभव है। यूनिवर्स बन के वापस बिगड़ेगा, मैंने कहा ना, जैसे रफू करना एक लिमिट तक संभव है, वैसे ही बिग क्रंच और बिग बाउंस ये दोनों एक लिमिट तक संभव है। कोई भी वास्तविक विद्वान साइंटिस्ट किसी भी नेशन से आता हो, आपसे यही कहेगा 2026 में कि इस यूनिवर्स के बन के बिगड़ने की एक लिमिट है, उसके बाहर ये और प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये फिर से प्लैनेट अर्थ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने लायक एटमॉस्फेयर को क्रिएट नहीं कर पाएगा दोबारा। तो अगर हम एथियस्ट्स की बात माने, अगर ईश्वर नहीं है इसे नियंत्रण में रखने वाले, तो वी आर ऑल गोना डाई एनीवेज। हम सब मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं और दोबारा कभी भी अनंत काल तक कोई भी जीवित नहीं होएगा, क्योंकि एंट्रोपी किसी को जीवित होने ही नहीं देगी। एब्सोल्यूट जीरो तक भी तभी आप जीवित नहीं होने वाले, और वापस तो आप बनने वाले हो नहीं, वापस वो एनर्जी कोई आपको लाके देने वाला है नहीं, अपने आप एनर्जी आने से रही। अगेन, क्योंकि विल, इंटेलिजेंस एंड फोर्स तो है नहीं हमारे पास। यूनिवर्स में जितनी एनर्जी थी वो मर खप गई पूरी। अच्छा, आप चाहें एज अ नास्तिक तो आप इस थियोरी को मान सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? अगेन, फिर आपको किसी चीज़ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई पॉइंट नहीं है लाइफ का। मगर उससे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? सोल कहाँ जाएगी, क्या करेगी? क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो एक इटर्नल आत्मा क्या करेगी, कहाँ रहेगी, किसको देखेगी, कैसे देखेगी, किसके थ्रू देखेगी, बात कैसे करेगी, चखेगी कैसे, कोई शरीर नहीं बचेगा, आप हिल डुल नहीं पाओगे, स्पेस टाइम का फैब्रिक आपको बांधने के लिए बचेगा नहीं, आप करोगे क्या? इतने सारे सवाल एज इट इज़ रह जाते हैं। और एक प्राइमरी सवाल अभी भी रह जाता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि यूनिवर्स का कचरा साफ करने के लिए ईश्वर चाहिए, और ईश्वर को हम मानना नहीं चाहते, तो यूनिवर्स हमेशा के लिए कचरे की तरह पड़ा रहेगा। हम आपकी बात मान लेते, बट अगेन, अभी आपने हमारे पहले वाले थियरी का आंसर दिया नहीं है कि बनाया भी किसने। अरे ईश्वर के बिना बन ही नहीं सकता, तो बनने का आंसर तो अभी तक आया ही नहीं है, तो नष्ट करने पे तो सवाल बात की बात है। ये हमने आपको लिबर्टी दी है कि हाँ, आप एटलीस्ट नष्ट होने का आंसर दे दो, आपने अभी तक बनने का भी आंसर नहीं दिया है। बना भी ईश्वर की मदद से ही है, और यहाँ पे हमने ये भी सिद्ध कर दिया है इस वीडियो में कि नष्ट भी ईश्वर की वजह से होता है। यूनिवर्स नया जन्म भी ईश्वर की वजह से लेता है। हमने आपको लॉजिक भी दिया है, हमने आपको पर्पस भी दिया है, क्योंकि जीव के मोक्ष और भोग के बिना और कोई पर्पस ही नहीं है इस यूनिवर्स का। अगेन, इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है, और ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अगेन, तो ये जो लास्ट एंट्रोपी वाला था और ये वाला, ये आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये दो सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गए तो कोई भी नास्तिक आपका इस चीज़ में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपका ओरिजिन, आपके फंडामेंटल्स ही फिक्स्ड हो गए कि ईश्वर के बिना ना ही तो यूनिवर्स बन सकता है और ना ही तो नष्ट ही हो सकता है। बिना ईश्वर के पहली बात तो बन नहीं सकता, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जब तक नष्ट होने की का सवाल है तो वो पूरी तरह से गायब भी नहीं हो सकता, वो बस कचरे की तरह पड़ा रहेगा। और उसकी वजह से एक चीज़ हमेशा रह जाती है कि सोल्स का क्या। आप सोल्स में नहीं मानते, नो डाउट, वो जो भी आपको अपने फैंसी टर्म्स में बोलना है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, ये वो जो आपको बोलना है बोल लो, ठीक है। तो उसका क्या, क्योंकि हम ये शरीर तो है नहीं, सारे बॉडी पार्ट, सारे सर्जरीज ऑर्गन्स की हमने करके देख ली, ब्रेन सर्जरी, ये हेड ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, हर चीज़ का तो हमने करके देख लिया। तो ये सोल कहाँ गई और यूनिवर्स बना कैसे? इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलने वाले नास्तिक पक्ष से। तो ये अगर आपने जान लिया तो बहुत आपका लाभ होने वाला है, बहुत आपको ये हेल्प करेगा, आपके संकल्प को, आपकी श्रद्धा को ये दृढ़ बनाए रखेगा। स्मरण रहे, पार्टिकल्स अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि एक एक्सटर्नल विल, फोर्स और इंटेलिजेंस उनसे कुछ करवाए। हरे कृष्णा।